अस्सलामुअलैकुम। समा के साथ मैं हूँ सबाशी और मैं हूँ इरम ज़ईम। सबसे पहले आपको बताएं कि बाबरी मस्जिद शहीद केस में लखनऊ की खुसूसी अदालत ने बीजेपी के 32 मुल्जिमान को बरी कर दिया। 28 बरस बाद लखनऊ की अदालत ने बाबरी मस्जिद शहादत केस का फैसला सुना दिया। बिल्कुल अहम और बड़ी खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद शहीद केस में लखनऊ की खुसूसी अदालत ने बीजेपी के 32 मुल्जिमान को बरी कर दिया। 28 बरस बाद लखनऊ की अदालत ने बाबरी मस्जिद शहादत केस का ये फैसला सुना दिया है। लखनऊ की अदालत ने 32 मुल्जिमान की बरियत का फैसला जारी कर दिया। बाबरी मस्जिद की शहादत का फैसला 28 बरस बाद सुनाया गया है, जिसमें बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलविस तमाम 32 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। अहम खबर है, आपको बताएं, बाबरी मस्जिद शहीद केस में लखनऊ की खुसूसी अदालत ने बीजेपी के 32 मुल्जिमान को बरी कर दिया। 28 बरस बाद लखनऊ की अदालत ने बाबरी मस्जिद शहादत केस का ये फैसला सुना दिया है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि लखनऊ की खुसूसी अदालत ने फैसले में लिखा, बाबरी मस्जिद का इन्हदाम गैर कानूनी नहीं था। खुसूसी अदालत के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा, ये वाकया पहले से मंसूबा बंदी नहीं था। इस केस में लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती और विनय कटियार, महेंद्र गोपाल दास, पवन कुमार पांडे और रामजी गुप्ता, महाराज स्वामी, साक्षी आचार्य, धर्मेंद्र देव और धर्मेंद्र सिंह गर्जर समेत 32 अहम मुल्जिमान नामजद थे, लेकिन वो सब के सब बरी कर दिए गए। इस केस में सीबीआई ने अपने हक में 351 गवाहान और तकरीबन 600 दस्तावेजात पेश किए। बाबरी मस्जिद शहीद केस में लखनऊ की अदालत ने खुसूसी अदालत ने बीजेपी के 32 मुल्जिमान को बरी कर दिया। 28 बरस बाद लखनऊ की अदालत ने बाबरी मस्जिद शहादत केस का फैसला सुना दिया है, जिसमें 32 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। लखनऊ की अदालत ने 32 मुल्जिमान की बरीयत का फैसला जारी कर दिया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। दिफाई तज्जियाकार हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? लखनऊ की खुसूसी अदालत ने बीजेपी के 32 मुल्जिमान को बरी कर दिया है। देखें, मुझे 1% भी ये यकीन था कि यही होगा। जो हुकूमत है, जो इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है, जो बाबरी मस्जिद से सर इन्होंने पहले किया अयोध्या में जो जगह राम मंदिर को दे, तो वो बड़ा एल.के. अडवाणी को और मनमोहर को सबको छोड़ दिए। इंतहा से ज़्यादा ये गिरी हुई हरकत है। इससे पता चलता है कि माइनॉरिटीज़ की क्या वैल्यू है। और हिंदू वहाँ पर अब सेकुलर नहीं है, हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत है, तो माइनॉरिटी के राज को ख़त्म कर रही है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने ये डिसीजन किया है कि ये इंडिया ने दिया है, इंतहा से ज़्यादा मेरे ख्याल में इनजस्टिस है। दुनिया में इनका और मुंह काला होगा। इंडिया खुद ब खुद आइसोलेशन में जा रहा है और इसके असरात बहुत ज़्यादा हूँ। अच्छा सर, न सिर्फ मुल्जिमान को बरी किया है बल्कि खुसूसी अदालत के जज सुरेंद्र कुमार ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि ये वाकया पहले से मंसूबा बंदी था ही नहीं। यही हैरानी है कि इट वॉज टोटली प्लान्ड। ये एल.के. अडवाणी इन लोगों ने प्लान करके ही सारा कुछ किया है और उसके बाद उन्होंने इंस्टिगेट किया वहाँ के हिंदू इंतहा पसंदों को और फिर जाके बाबरी में छुपवाया गया। एट दिस पर कैसे आ गए इतने लोग, कैसे आ गए, किसने कर दिए? एविडेंस मुसलमानों ने बहुत दिए। इससे ये पता चल गया कि वहाँ का जितने भी कोर्ट्स हैं वो भी बिकाऊ माल हैं, हुकूमत की मर्जी से फैसला करती हैं। आज तक कश्मीर की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई। इसका क्या मतलब है कि वो हुकूमत के इन्फ्लुएंस में है। इंडिया में कोई इंसाफ नहीं, सिर्फ इंसाफ हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत की मर्जी के फैसले हैं। ठीक है, अक़लियती बरादरी अगर इनकी बात की जाए, जिस तरह आप भी बता रहे हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ का वहाँ पर शिकार है भारत में, ऐसे में ये फ़ैसला यकीनन उनके लिए मायूसी का भी सबब बन रहा होगा और ये जो अदम तहफ़्फ़ुज़ की जो फीलिंग्स है इसमें यकीनन मज़ीद इजाफा हो गया होगा। एब्सोल्युटली। और ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस्लाम फोबिया की बात की है इंडिया के अंदर कि कैसे माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं, क्रिश्चियन के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। कोविड में मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कोविड मुसलमान लेकर आ गए। इमेजिन करें कि जिस मुल्क की स्टेट होगी वो क्या होगा। इसलिए ये बड़ा क्लियर हो गया है और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जनरल असेंबली में खिताब करते हुए ये बात की कि इंडिया की ये हालात हैं, ये मुतासिर और वो अखंड भारत फाशिस्ट गवर्नमेंट जो है वो ये कर रही है। तो मेरे ख्याल में आज के दिन ये प्रूफ हो गया और दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए कि इंतहा है इनजस्टिस की, इंतहा है हिंदू इंतहा पसंदी की और इंतहा है माइनॉरिटीज के और मुसलमानों के साथ खास तौर पे एक नारवा सलूक करती।
सर, जिस तरीके से पाकिस्तान भारत की इन खिलाफ वर्जियों के हवाले से हमेशा वोकल होकर इंटरनेशनली भी आवाज़ उठाता रहा है, लेकिन आज के इस फैसले ने तो भारत को एक्सपोज कर दिया है। आपको क्या लगता है कि इस फैसले के अगेंस्ट पाकिस्तान को मजीद क्या इकदाम लेने चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दे हैव टू शो स्ट्रेंथ एंड दे हैव टू टेक अप द केस विद द यूनाइटेड नेशन में। उसके बाद आपकी जो यूएस से, फिर यूरोपियन यूनियन है, इस्लामिक ममालिक और अपने खित्ते में के जो हालात होंगे कि इससे क्या दूरदर्शाए होंगे कि जब हिंदू इंतहा पसंदी बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं तो मुसलमान खड़े हो जाएंगे, और जब वो खड़े होंगे तो सिख भी खड़े हो जाएंगे, सिख खड़े होंगे तो सारे क्रिश्चियन खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद एंसेलाइट मूवमेंट वहाँ पे चल रही है, सिकम है, मिजू कितने लोग खड़े हो जाएंगे। इंडिया का नरेंद्र मोदी इंडिया को तोड़ के रखेगा कि सोवियत यूनियन इतनी फौजी कुव्वत के साथ 15 रियासतों में जा सकती है, तो इंडिया की तो फौज कमजोर है, नाहिल है, अनट्रेंड है, इसलिए इंडिया के मुझे इससे बिखरे नजर आते हैं। सर, जिस तरीके से भारत का मकसद था और भारत का मकसद है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, वहाँ पर जो मुस्लिम्स रह रहे हैं उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो दुनिया भर के सामने, न सिर्फ दुनिया भर के सामने बल्कि अभी हम देखते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ उन्होंने क्या किया। तो भारत का ये जो नैरेटिव है, आपको क्या लगता है कि इस हद तक स्ट्रांग है और इसकी कितनी पजीराई इंटरनेशनल वर्ल्ड में उनको मिल रही है? देखें, सिर्फ इसलिए कि यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया को अपनी प्रॉक्सी इस्तेमाल करता है, चाइना के खिलाफ लद्दाख में, कश्मीर में, सी पैक के लिए, साउथ चाइना सी में चाइना के खिलाफ, जिसकी वजह से वो इनकी हर चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं। वरना जो जुल्म और बर्बरियत हो रहा है कश्मीर में, जो 11 हिंदू पाकिस्तानी शहीद मारे गए हैं अब इंडिया में, क्या किसने आवाज उठाई? उसने अभी कश्मीर, आपने इंडिया में पूरे में एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऑफिस बंद कर दिए, उसके अकाउंट सील कर दिए। यूनाइटेड नेशन ने क्या बात की? तो वी हैव टू स्टैंड फर्स्ट, वी हैव टू शो आवर स्ट्रेंथ, वी हैव टू शो आवर कंसर्न, वी हैव टू द रीच टू द वर्ल्ड, ओनली देन दे विल स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स अस। अगर हम चुप रहेंगे, वो कहेंगे द कंट्री इज मोर अफेक्टेड इज क्वाइट, लेट्स फॉरगेट इट। सो दिस इज द इशू। ओके, बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब, आपका पॉइंट हम तक आ गया। अहम फैसला आज आया है बाबरी मस्जिद शहीद केस में। लखनऊ की खुसूसी अदालत ने बीजेपी के 32 मुल्जिमान को बरी कर दिया है। 28 बरस बाद लखनऊ की अदालत ने बाबरी मस्जिद शहादत केस का ये फैसला सुनाया है। बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलविस तमाम 32 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। लखनऊ की अदालत ने 32 मुल्जिमान की बरीयत का फैसला जारी कर दिया। और यहाँ पर ये बताते चले कि बाबरी मस्जिद की शहादत का फैसला 28 बरस बाद ये सुनाया गया है। लखनऊ की खुसूसी अदालत ने फैसले में लिखा कि बाबरी मस्जिद का इन्हदाम गैर कानूनी नहीं था। बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक ये फैसला है। भारत जो कि पूरी दुनिया में अब एक्सपोज हो गया है, भारत जिसकी जानिब से पाकिस्तान के लिए अगर बात की जाए तो भारत चाहता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाए। हमारी सरहदों पर जो भी वो हर्जा सराई करते हैं पाकिस्तान की जानिब से उसका बाकायदा जवाब दिया जाता है, जो कुछ वो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। और आज इस फैसले के बाद जो भारत के अंदर मुसलमान हैं उनका मोराल कितना डाउन हुआ होगा, और इस पूरे फैसले ने आज भारत को एक्सपोज कर दिया है। खुसूसी अदालत के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये वाकया पहले से मंसूबाबंदी था ही नहीं। इस केस में लाल कृष्ण एडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, गोपाल दास, पवन कुमार पांडे, रामजी गुप्ता, महाराज स्वामी साक्षी, धर्मेंद्र देव और धर्मेंद्र सिंह गर्जर समेत 32 अहम मुल्जिमान नामजद थे, लेकिन वो सब के सब बरी कर दिए गए। इस केस में सीबीआई ने अपने हक में 351 गवाहान और तकरीबन 600 दस्तावेजात पेश की, जिसकी रोशनी में इन तमाम लोगों को बरी कर दिया गया है। और लखनऊ की खुसूसी अदालत ने फैसले में लिखा कि बाबरी मस्जिद का इन्हदाम इंतहाई गैर कानूनी नहीं था। इंतहाई अफसोसनाक ये फैसला है। भारत जिसकी जानिब से पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बात की जाती है, जिसकी जानिब से कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान को जितना आइसोलेट किया जाए, पाकिस्तान को जितना पीछे धकेला जाए उतना ही अच्छा होगा। और भारत जिसके अंदर मुसलमानों के साथ जो सलूक रखा जाता है, भारत जहां पर माइनॉरिटीज़ को किल किया जाता है, भारत जिसका मकसद यही है कि इंटरनेशनली तौर पर वो अपने जो हकायक है वो दुनिया से छुपाए, आज वो एक्सपोज हो गया है। वो भारत आज एक्सपोज हो गया है। इस फैसले के बाद दुनिया भर में भारत एक्सपोज हो गया है। सबको पता है कि इस फैसले की हकीकत क्या है, सबको पता है कि इस फैसले की फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स क्या है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इनकी खुसूसी अदालत के जो जज हैं सुरेंद्र कुमार यादव, उन्होंने ये फैसला सुनाया है, और फैसला न सिर्फ सुनाया है बल्कि कहा है कि ये वाकया पहले से मंसूबाबंदी था ही नहीं। और इस केस में जितने भी मुल्जिमान थे उनको रिपोर्ट
रिपोर्ट्स की रोशनी में बरी कर दिया गया है। अहम खबर है, अफसोसनाक खबर है, लखनऊ की खुसूसी अदालत ने फैसले में लिखा बाबरी मस्जिद का इन्हदाम गैर कानूनी नहीं था। एजाज अवान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। सर, क्या कहेंगे आप इस फैसले के बारे में? लखनऊ की खुसूसी अदालत ने फैसले में ये भी लिखा है कि बाबरी मस्जिद का इन्हदाम गैर कानूनी नहीं था। जी बिल्कुल यही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इस वक्त जो लहर हिंदुत्व की है हिंदुस्तान में और नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ किसी भी इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं, इन जजेस की जरूरत ही नहीं कि ये उसके खिलाफ कोई फैसला सुनाएं। और इंदर कुमार यादव साहब ने भी वही फैसला लिखा जिसकी तवक्को की जा रही थी। ये वो भूल गए जज साहब ये कहना कि जिस बेईमाना तरीके से मस्जिद को डिसेक्रेट करके गिराया गया था, अगर पहले अदालत का फैसला और फिर उसकी कोई बात होती तो भी हम कहते कि उसको करने का एक तरीका है, लेकिन जिस तरीके से बेईमाना तरीके से मस्जिद पर हमलावर हुए हिंदू और हम सब ने वो मंजर देखा, उसके गुंबदों पे चढ़ के उसको पहले गिराया, बाद में अदालत का फैसला आया, तो ये वो माइंड सेट है जो इस वक्त हिंदुस्तान को डोमिनेट कर रहा है और यही वो माइंड सेट है जिसकी वजह से माइनॉरिटीज आदम तहफ्फुज का शिकार हैं। अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी इसी रवैये के खिलाफ उन्होंने अपने दफातर बंद किए हैं कि हिंदुस्तान में एक लहर है हिंदुत्व की जो तमाम तर कवानीन को पामाल करते हुए वो अपना रास्ता बनाते जा रहे हैं। अब जो एक मुकदमा और जेर बहस है 370 या 35A को रिवोक करने का, उसमें भी मुझे कोई उम्मीद नहीं कि हिंदुस्तान की अदालतें मुनसिफाना फैसला करेंगी। जी बहुत शुक्रिया। एजाज अवान समा से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बताएं कि पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सरबराह रमेश कुमार का कहना है कि 32 लोगों को रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी इंसानियत के नाते इसकी मुखालिफ है। आपको बताएं कि पैटर्न इन चीफ है पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के रमेश कुमार, जिनका ये बयान इस पर सामने आया है। पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी इंसानियत के नाते फैसले की मुखालिफ है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, अक़लियतों के हक में फैसले देती है, ऐसा कहना है रमेश कुमार का। 32 लोगों को भी रिहा कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी, पाकिस्तान की माइनॉरिटी कम्युनिटी अपनी मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ इंसानियत के नाते इस इश्यू के ऊपर भी एक ही जगह पे खड़ी है कि अल्लाह का घर मिटा के भगवान का घर नहीं बन सकता। ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को मैं नहीं मानता कि अल्लाह का घर मिटा के और भगवान का घर बनाया जाए। लखनऊ की खुसूसी अदालत ने फैसले में लिखा बाबरी मस्जिद का इन्हदाम गैर कानूनी नहीं था। बाबरी मस्जिद शहीद केस में लखनऊ की खुसूसी अदालत ने बीजेपी के 32 मुल्जिमान को बरी कर दिया। 28 बरस बाद लखनऊ की अदालत ने बाबरी मस्जिद शहादत केस का फैसला सुना दिया है। भारत में इंसाफ का जनाजा उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलव्विस तमाम 32 मुल्जिमान बरी कर दिए गए हैं। लखनऊ की अदालत ने 32 मुल्जिमान की बरीयत का फैसला जारी कर दिया। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, इंतहाई अफसोसनाक खबर है, इंतहाई अफसोसनाक फैसला सामने आया है। लखनऊ की खुसूसी अदालत ने फैसले में लिखा है कि बाबरी मस्जिद का इन्हदाम गैर कानूनी नहीं था। क्या कहेंगे आप इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जो हम कह रहे हैं या पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान जो है वो ना सिर्फ ये कि अक़लियतों के लिए बल्कि वहाँ रहने वाले हिंदुओं के लिए भी जहन्नुम बनता चला जा रहा है। और हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है वो उसके इक़दामात जो हैं उसने जहाँ पर मुसलमानों के लिए और मसीहियों के लिए और सिखों के लिए वहाँ जीना हराम किया हुआ है, वहाँ पर अभी आपने देखा हमारे 11 पाकिस्तानी हिंदू बरादरी के अफराद को जिस तरह कत्ल किया गया। अब पता चला कि हिंदुस्तान के अंदर जो अदालतें हैं वो भी इसी तासुब का शिकार है। हमारे कुछ लोग जो दुनिया में हिंदुस्तान की अदालतों की बातें करते थे, उनको अब देखना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ, अदालत से इंसाफ नहीं जुल्म मिल रहा है। वहाँ मजलूम का हक तलब किया जा रहा है। और क्या दुनिया में कहीं ये कानून मौजूद है कि आप इस अंदाज से किसी इबादत गाह में या किसी के घर में लाकानूनियत करें, आप वहाँ पर जाकर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा करें और अदालत कहे कि ये लाकानूनियत करना, यानी हिंदुस्तान की अदालत आज ये कह रही है कि लाकानूनियत करना
قتل و قتال کرنا، فساد کرنا یہ قانونی ہے ہندوستان میں. آپ مسلمانوں کو قتل کر دیجئے، آپ مسلمانوں کی یا مسیحیوں کی، آپ کو معلوم ہے کہ 200 چرچ جلائے گئے ہیں ہندوستان میں 2 سالوں کے خلاف. 50 سے زائد جو مسیحی لیڈر ہیں، جو بشپ صاحبان ہیں، ان کو قتل کیا گیا ہے. 50 مسجدیں 1 سال کے دوران وہاں جلائی گئی ہیں. سکھوں کی عبادت گاہیں، خود ہندو جو نچلی ذاتوں کے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. تو آج اس ظلم و ستم پہ، جو ظلم و ستم ہندوستان کی حکومت مودی کی سربراہی میں کر رہی ہے، اس ظلم و ستم کے اوپر آج ہندوستان کی عدالتوں نے اسٹیمپ لگا دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عالمی انسانی حقوق کے اداروں کو، اقوام متحدہ کو، اسلامی تعاون تنظیم کو اس طرف غور کرنا چاہیے کہ ہندوستان ایک صرف ظالمانہ نہیں، متعصبانہ نہیں، ایک دہشت گرد ریاست بن چکا ہے. اور وہ دہشت گرد ریاست کو اب وہاں کی عدالتیں، آخری آپ کے پاس جو حل ہوتا ہے وہ عدالت ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس دہشت گردی میں صرف حکومت یا انتہا پسند نہیں، ہندوستان کی عدالتیں بھی اس دہشت گردی میں شامل ہو گئی ہیں. میرا خیال بالکل ہندوستان کی عدالتیں بھی اب دہشت گردی میں شامل ہو گئی ہیں. طاہر اشرفی سما سے گفتگو کر رہے تھے. آپ کا بے حد شکریہ. خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. کورونا نے کراچی میں خطرے کی گھنٹی بجا دی. شہر قائد میں سب سے زیادہ کورونا کیسز رپورٹ. 24 گھنٹوں میں 365 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. کورونا وبا کو روکنے کے لیے شہر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے، NCOC نے تجویز دے دی. وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس ہوا، جس میں کراچی سمیت سندھ بھر میں بڑھتے کورونا کیسز پر تشویش کا اظہار کیا گیا. NCOC کے مطابق کراچی میں کورونا کیسز کا بڑھنا خطرناک ہے. آج ملک بھر میں 747 کورونا کیسز سامنے آئے، جن میں سے 49% صرف کراچی سے رپورٹ ہوئے. اجلاس میں معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا، اسمارٹ لاک ڈاؤن، کانٹیکٹ ٹریسنگ اور SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے سے ہی وائرس کو شکست دی جا سکتی ہے. سیکرٹری صحت سندھ نے بتایا، انتظامیہ کورونا صورتحال کو سختی سے مانیٹر کر رہی ہے. وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں. فیصل آباد میں کورونا پھر سر اٹھانے لگا. مدینہ ٹاؤن میں ایک خاندان کے 10 افراد کی رپورٹ مثبت آ گئی. اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے عثمان صدیق سے. عثمان، بتائیے گا اس بارے میں. فیصل آباد میں کورونا پھر سر اٹھانے لگا. مدینہ ٹاؤن، یہاں پر ایک ہی خاندان کے 10 افراد کی رپورٹ مثبت آ گئی ہے. ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 5 بچوں، 3 خواتین اور 2 مردوں کی رپورٹ مثبت آئی ہے. ڈاکٹرز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. سیکنڈری اور ہائی کلاسز کے بعد آج پرائمری کلاسز بھی کھل گئی. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے خود بھی اسکول کا دورہ کر کے SOPs کا جائزہ لیا. اس حوالے سے بات کرتے ہیں اپنی نمائندہ فرح ربانی سے، جو وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے ساتھ ہی موجود ہے. جی فرح، بتائیے گا، وزیر تعلیم SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے کتنے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ جی بالکل، 15 ستمبر سے مرحلہ شروع ہوا تھا اسکول کھولنے کا، اور آج 30 تاریخ کو تمام اسکولز کھول دیے گئے ہیں. پرائمری اسکولز بھی کھل گئے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود صاحب. کیونکہ ان کو جلدی جانا ہے تو ہم پہلے انہی سے بات کرتے ہیں. سر، کیا کہیں گے؟ آپ نے سرکاری اسکول کو بھی وزٹ کیا، پرائیویٹ اسکول کو بھی وزٹ کیا. SOPs کیسے لگ رہے ہیں آپ کو اور کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے خوشی ہے کہ بائی اینڈ لارج SOPs پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اور پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ بھی سارا انسپیکشنز کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو مشکل مرحلہ ہے اس کو بھی ہم عبور کریں گے. بلکہ مبارک دن ہے کہ جس دن پاکستان کے سارے تعلیمی ادارے کھلے ہیں. بالکل، آج مبارک دن ہے کہ تمام تعلیمی ادارے کھلے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں ایک پرائیویٹ اسکول میں. یہاں پر بھی شفقت محمود صاحب نے وزٹ کیا ہے اور SOPs کو یقینی بنانے کی جو تیاریاں ہیں ان کو دیکھا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ ماسک لگا کر آئے ہوئے ہیں. ٹیچرز بھی کافی کنسرن ہیں کہ بچوں نے ماسک پہننے ہیں، SOPs کا خیال کرنا ہے اور جتنی بھی احتیاط ہو سکتی ہے ضرور کرنی ہے. جی ٹھیک ہے، پر اپڈیٹ کری تھی آپ کا شکریہ. ملک کے دوسرے شہروں کی طرح لاہور میں بھی تعلیمی سرگرمیاں مکمل طور پر بحال ہو گئی ہیں. پرائمری اسکولز بھی آج سے کھول دیے گئے ہیں. کورونا کا خطرہ کم ہونے پر تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولے گئے. 15 ستمبر سے سیکنڈری،
हायर सेकेंडरी और उससे ऊपर की क्लासेस की इजाज़त दी गई हैं। 23 सितंबर से मिडिल स्कूल्स को खोला गया है। सूरत हाल मजीद बेहतर होने पर आज से प्राइमरी क्लासेस भी खोल दी गई। छोटी क्लासेस के बच्चे 6 माह की ब्रेक के बाद स्कूल पहुंचे। बेशतर स्कूल्स में एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद देखा गया। ऐसा डर तो है कोरोना की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर है, काफ़ी सेटिस्फाई है इंशाल्लाह। गवर्नमेंट के जो इंतजाम हैं वो अच्छे हैं। कोरोना से बचाव के लिए बच्चों को SOP अमल करना चाहिए और बच्चे कर भी रहे हैं। कोरोना के बायस तवील तातीलात के बाद तीसरे मरहले में भी तालीमी इदारे खुल गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में छोटे बच्चे भी स्कूल जाने लगे। पहला दिन कैसा रहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। नन्हे बच्चों का छोटा बस्ता और आगे स्कूल का रास्ता। 7 माह बाद तालीमी इदारे खुले तो घरों में खेल कूद खत्म। मुल्तान में 1100 से ज्यादा स्कूलों में तदरीसी अमल का आगाज हो गया। महकमा सेहत और महकमा तालीम ने SOPs जांचने के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी। फैसलाबाद में छोटे बच्चों की मौज मस्तियां खत्म। डिवीजन के 1100 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स खुल गए। तलबा खुशी खुशी पहुंच गए। जहलम में सीनियर बच्चों ने जूनियर के इस्तकबाल में फूलों की पत्तियां निछावर की। SOPs का खास ख्याल, फेस मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। बिहारी में वालिदैन बड़ी तादाद में बच्चों को स्कूल छोड़ने आए। मास्क के बगैर नो एंट्री। क्लास में दाखिल होने से पहले दर्जा हरारत जांचा गया। सवाबी में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को गेट पर फेस मास्क दिया गया। हाथ भी सैनिटाइज कराए गए और टेम्परेचर भी चेक किया गया। बन्नू के स्कूलों में भी कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई। नन्हे बच्चों ने समाजी फासले का भी ख्याल रखा। कराची के इलाके मलीर मॉडल कॉलोनी में एहसास प्रोग्राम का दफ्तर सिक्योरिटी खदशात और कोरोना SOPs पर अमल दरामद न होने पर 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉडल कॉलोनी की UC2 के बाहर, जहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग अब भी मौजूद हैं। और सबसे अहम तरीन बात ये कि ये जो एहसास प्रोग्राम का दफ्तर था 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। कल से इसको बंद कर दिया गया है और उसकी सिर्फ एक वजह ये थी कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ UCs से खोखरा पार, जाफर तैयार, मॉडल कॉलोनी, लासी गोट और मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद यहाँ आ रही थी रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसकी वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था कि समाजी फासला बरकरार रखा जाता। बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे, लिहाजा जो एहसास प्रोग्राम के ज़िम्मेदारों ने 1 हफ्ते के लिए दफ्तर को बंद कर दिया गया है और उन्होंने रेंजर्स को कहा है कि वो उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आएँ, क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना 150 अफराद को कार्ड बनाकर देने की यहाँ पर गुंजाइश मौजूद है, लेकिन 600 से 700 अफराद का यहाँ पर रश होता था और इस वक्त भी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन और मर्द मौजूद हैं। खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में मौसम तब्दील होते ही बच्चों को भी बीमारियों ने घेर लिया। नज़ला, खांसी और ज़ुकाम का शिकार रोज़ाना 1500 से ज़ायद बच्चे अस्पताल लाए जाने लगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं समा की नुमाइंदा शाहीन शहजादी से। जी शाहीन, बताइए। जी बिल्कुल, मौसम बदलते ही फैसलाबाद के सरकारी अस्पताल खचाखच बीमार बच्चों से भर गए हैं। सरकारी अस्पतालों में रोज़ाना की बुनियाद पर बात की जाए तो रोज़ाना खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, डायरिया के 1500 से ज़ायद बच्चे लाए जा रहे हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं कि खुश्क मौसम है, बारिश नहीं हो रही, जिसके बायस जो है वो लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो डॉक्टर्स के मुताबिक वालिदैन अपने बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। अगर बुखार लंबे अरसे तक चलेगा तो ख़तरे से खाली नहीं है बच्चे की ज़िंदगी के लिए, क्योंकि बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम होने के बायस बच्चे में क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है और उसके बाद जो है वो बाकी वायरसेस का हमला जो ज़्यादा शिद्दत से होता है और डेंगू या मलेरिया या इसके अलावा जो कोरोना है बच्चा उसका शिकार हो सकता है। इसलिए वालिदैन इस मौसम में ख़ास तौर पर एहतियात करें, एहतियाती तदाबीर अपनाएं, अपने बच्चे को मास्क के बिना बाहर नहीं जाने दें। इसके अलावा अगर बच्चे को बुखार होता है तो फौरी तौर पर करीबी डॉक्टर से रुजू करें। बाहर की खट्टी चीज़ें जो हैं वो मत खिलाएं, बाहर का बाजारी खाने नहीं खिलाएं। पानी का उबले हुए पानी का इस्तेमाल करें, साथ साथ उबली हुई सब्जियों का बच्चों को इस्तेमाल करवाएं, घर के खाने जो हैं खिलाएं, ताकि बच्चे जो हैं वो इस मौसमी बीमारियों से महफूज रह सकें और उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़तरे में मज़ीद ना पड़े। जी शाहीन शहजादी अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओगरा की तजवीज़ पर डीजल की कीमत ₹2.40 कमी की मंजूरी दे दी। इतलाक आइंदा 15 दिन के लिए होगा। पेट्रोल की मौजूदा कीमतें भी बरकरार रहेंगी। इस पर मजीद अपडेट्स हासिल करते हैं अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, मजीद अपडेट कीजिए, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है कि जो पेट्रोल के सारिफीन हैं उन पर किसी किस्म का बोझ ना डाला जाए, तो इसलिए आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखी जाएंगी, इनको इंक्रीज नहीं किया जाएगा। साथ साथ जो डीजल की कीमतें हैं उसको ₹2.40 कम किया गया है। इस तरह डीजल की कीमतों में ₹2.40 कमी की गई है और पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो सेम रखी गई हैं, उसको नहीं बढ़ाया गया आइंदा 15 दिनों के लिए। ठीक है, अब्बास शब्बीर अपडेट करें, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम को अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाए जाने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते फैसल शकील से। जी फैसल शकील, ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि फिरदौस शमीम को अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाया जाएगा, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी को जो है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो ओहदे से हटाने की सिफारिश की गई है और ये तजवीज़ दी गई है कि इनको फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि इनकी कारकर्दगी जो है वो तसल्ली बख्श नहीं है। और हालिया तौर पर इन्होंने एक मुतनाज़ा बयान भी दिया था जिस पर इन्होंने माजरत की थी, जिसके बाद जो है वो सूरत हाल इनकी पोजीशन कमज़ोर हुई और इन्हें जो है वो हटाने का इम्कान है। जी ठीक है, फैसल शकील अपडेट करें, आपका शुक्रिया। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।